दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इतिहास में महानता के प्रश्न को लेकर। इतिहास में इस पर अक्सर डिबेट और बहुत सारी बातें होते रहती हैं कि ये महान क्यों नहीं। तो हम इसी बारे में आज बात करेंगे और इस मुद्दे का विश्लेषण भी करेंगे और लगभग कंक्लूजन निकालने की भी कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, आप लोगों ने सभी इतिहास के विद्यार्थी और बाकी लोग भी जानते होंगे कि इतिहास में अशोक और अकबर को महान कहा गया है। यहीं से शुरुआत करते हैं कि अगर इतिहास में अशोक और अकबर को महान कहा जा रहा है तो चर्चिल, रूजवेल्ट और लेनिन को महान क्यों नहीं। तो क्या हम ये कहें कि जो महानता है ये प्राचीन काल और मध्यकाल की ही श्रेणी है, इसके आगे नहीं। आधुनिक काल के किसी शासक को क्यों नहीं महान कहा जाता है। 16वीं शताब्दी की एलिजाबेथ महान और 18वीं शताब्दी के फ्रेडरिक महान तक आते आते यह विशेषण चूक सा जाता है। तो आगे अगर हम देखें तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर अशोक महान है तो महात्मा बुद्ध क्यों नहीं, एलिजाबेथ महान तो शेक्सपियर और न्यूटन क्यों नहीं। आधुनिक काल में तो विचारकों, वैज्ञानिकों और साहित्यकारों का तांता सा लग जाता और इससे महानता विभूषित करने में महानता का ही मान बढ़ता। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं किया गया। तो इस मुद्दे के विश्लेषण पे जाने से पहले हमें यह भी देखना होगा कि अगर अशोक प्रियदर्शी है तो चंडाशोक भी है। इसी तरह उसका धम्म विजय बाद में है, कलिंग विजय पहले है। और कलिंग विजय में आप सब जानते होंगे कि क्रूरता के नए विद्यमान स्थापित हुए थे, इतना कि उड़ीसा के लोग कहा जाता है कि आज तक अशोक के नाम से नफरत करते हैं। इसी तरह अकबर ने सहिष्णुता, सर्वधर्म संभाव और सुलह कुल की नीति अपनाई। ये ठीक है, लेकिन वहीं उसे यूरोप में जो चल रही बयार थी, जो आधुनिक बयार थी, वो उसको छू तक नहीं सकी। इसी तरह अगर हम अकबर के बारे में देखें तो वो धर्मों के प्रति जिज्ञासु तो था, लेकिन विज्ञान के प्रति दिखाई नहीं देता है। इसी तरह एलिजाबेथ जिसकी बात करें तो इंग्लैंड को स्थिरता, राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय विकास के लिए जमीन तो तैयार की, लेकिन उसका दरबार जो था वो षड्यंत्रों का केंद्र बना रहा। वह एक तरह से असहिष्णु तानाशाही थी। आगे अगर हम देखें तो बंसी बजाने और कविताओं का शौक रखने वाला और कविताओं से प्रेम करने वाला जो प्रसा का शासक था फ्रेडरिक, ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल था, काफ़ी प्रबुद्ध था, लेकिन साथ ही निरंकुश भी था। इसकी निरंकुशता का प्रमाण इससे मिलता है कि पोलैंड को हथियाने के लिए या हड़पने के लिए वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मारिया थेरेसा और रूस के कैथरीन से मिलकर षड्यंत्र करता है। यानी कि हम कहें कि इस तरह ये जो महान कहे जाने वाले शासक हैं, इनका एक पक्ष काफ़ी कालिमापूर्ण है। तो फिर ये बात उठती है कि महानता का ये प्रश्न क्यों। तो अगर हम देखें तो जहाँ तक मुझे लगता है कि महानता ऐतिहासिक मूल्यांकन का एक बहुत ही सरल हथकंडा रहा है। कैसे? और इससे इतिहास की अवधारणा का विकृत रूप ही दिखाई दिया है। विकृत यानी बिगड़ा हुआ या खराब, जिस तरह से आप समझें। अब अगर हम इसका विश्लेषण करें तो मैं इसके लिए आपको 3 एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ये जो 3 उदाहरण हैं, ये जो 3 एग्जाम्पल हैं, इनमें सबसे पहला एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यह इतिहास कि उस अवधारणा का ही सूचक रहा है जब कहा जाता था कि इतिहास
अतीत की राजनीति है और थी भी। जैसा कि अगर हम देखें तो राजनीति इतिहास हमेशा से केंद्रित रहा है। प्राचीन काल में अगर हम थूसीदिडस की बात करें तो थूसीदिडस से लेकर चाणक्य के ज़माने तक या आज तक भी इतिहास में राजनीति को महत्व दिया जाता रहा है। आज भी अधिकांशतः इतिहास राजनीति केंद्रित ही रहा है। पर प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो इतिहास के एक दूसरे प्रवक्ता, जिन्हें हम जाने अनजाने या गलती से इतिहास का जन्मदाता कहते हैं, हेरोडोटस। हेरोडोटस यूनिवर्सल यानी कि संपूर्ण या समग्र इतिहास की बात करता है। यहां पर यह ध्यान देना आप लोग कि जो इतिहास है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों ही चीज़ों का अर्थवक्ता यानी हमेशा से केंद्र बिंदु जो है वो राजनीति ही रहा है और राजनीति ही उस पे हावी रही है या हावी दिखती है। ये उदाहरण शायद आप लोग को बहुत अच्छे से ना समझ में आया हो, तो हम दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। दूसरे उदाहरण को इस तरह से हम लेंगे कि इतिहास के निर्माण में आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति विशेष की भूमिका होती है, लेकिन वास्तव में जो इतिहास है वो जनता ही रचती है। कैसे? इस संबंध में एक जर्मन कवि और नाटककार थे बर्टोल्ट ब्रेख्ट। इनकी कविता काफी प्रासंगिक है। इसमें एक मजदूर का प्रश्न है कि हर पन्ने पर एक जीत दर्ज है, किसने तैयार किया था उन विजेताओं का भोज? हर 10 साल पर एक महान आदमी, किसने चुकाया इसका मोल? तो ये बात ये प्रूव करती है कि इतिहास निर्माण में व्यक्ति की विशेष भूमिका तो होती है, लेकिन वास्तव में इतिहास जो है वो जनता ही रचती है। अब हम तीसरे उदाहरण की तरफ चलें तो तीसरा उदाहरण आप ध्यान से समझना कि आज तक जिन्हें भी इतिहास में महान कहा गया वे सभी सत्ताधारी शासक थे। केवल उन्हें महान कह देने से जो पूरा इतिहास है वो भी सत्ता का इतिहास बन जाता है, क्योंकि जब समाज को बेहतर बनाने में या जबकि समाज को बेहतर बनाने में दूसरी शक्तियां और व्यक्तियों की अधिक निर्णायक भूमिका होती है। जाहिर है बिना उन व्यक्तियों और उन समाज के लोगों के इतिहास नहीं बन सकता। और इस तरह अगर हम इसको निष्कर्ष के रूप में या कंक्लूजन के रूप में कहें तो मेरे अनुसार वास्तव में इतिहास में ना कोई नायक होता है और ना ही कोई खलनायक। इतिहास का जो क्षेत्र है वो पूरा साहित्यिक है। इतिहास में कोई ऐसा शासक आता है जो समाज को आगे ले जाता है, कोई समाज में अवरोध पैदा करता है, कोई उसको पीछे ढकेलता है। लेकिन इतिहास व्यक्तिगत आचरण व्यवहार को तभी देखता है, ध्यान देना, इतिहास व्यक्तिगत आचरण व्यवहार को तभी देखता है जब उसका सामाजिक संदर्भ हो, यानी कि समाज से रिफरेंस रखता हो। इसमें हम सारे लोगों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, राम, कृष्ण, गांधी। इन लोगों का व्यक्तित्व चाहे जो भी था, लेकिन समाज से इनका संबंध जुड़ा हुआ था और इनका सामाजिक संदर्भ था, और यही शायद सच है।
इसलिए इतिहास में महानता का ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।